हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में, हमारे 75 डेज हार्ट चैलेंज के डे 14 में। तो कैसे हैं आप सभी, कैसा है आपका जोश, बरकरार है कि नहीं। ये जोश और ज्यादा ऊंचा हो जाना चाहिए। जोश जो है वो एकदम ऐसा ना सीलिंग फाड़ के बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे 14th डे पर आ चुके हैं सक्सेसफुली। पूर्ण रूप से हमने 13 दिन खत्म कर लिए हमारे चैलेंज के और आज 14th डे है। आज 14th डे में आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 14 और इस टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं हम हमारी विस्तास की बुक। अभी तो खुश हो जाना चाहिए, तुम्हारे को थोड़ा सा जो भार है सर के ऊपर पढ़ाई का वो कम लगना चाहिए, क्योंकि एक किताब हमने खत्म कर दी है। हंसते खेलते पता भी नहीं चला, एक पूरी बुक खत्म हो गई। और इसी के साथ शुरू हो गई है हमारी बुक नंबर 2 जो कि है विस्तास, जिसका है चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल। सो हमारा 14th डे है, आज टॉपिक नंबर 14 है और आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे और इससे पूछे जाने वाले जो 10 इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको भी कवर करेंगे। तो जल्दी से बताओ कि कितने बच्चे एक्साइटेड हैं, कितने बच्चे एक्साइटेड बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं यहाँ पे जो एक्साइटेड नहीं होगा। देखो, मैंने हमेशा से बोला है कि मेरी अंदर जो एनर्जी आती है वो आप सभी के जोश को देख करके आती है। और जाहिर सी बात है, अगर क्लास में आए हो यानी कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे कितनी बढ़िया सी पढ़ाई चल रही है, और जाहिर सी बात है कि बेसब्री से इंतजार हो ही रहा होगा क्लास का, तभी आप यहाँ पर हैं, है ना। तो एक्साइटेड तो हैं, लेकिन कितने, बहुत या बहुत 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 ज्यादा। मैं तो उम्मीद करके चल रही हूँ कि बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हो। चलो, तो फिर इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी से बताओ कितने बच्चे आ गए क्लास के अंदर, चलो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अपने नाम एक बार हाजिरी लगा दीजिए जितने ही बच्चे हैं। तो सभी को एक तो पहले, सबसे पहले गुड आफ्टरनून गाइज, हाउ आर यू। मैं बहुत ही बढ़िया, पहले से बहुत ही बेहतर। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये जो थर्ड लेवल वाली हमारी चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है, इसको। बड़ी प्यारी सी कहानी है यार। और लिखी किसके द्वारा गई है? लिखी गई है मिस्टर जैक फिनी के द्वारा। किसने लिखी है ये चैप्टर? ये चैप्टर लिखा गया है जैक फिनी के द्वारा। तो एक बार जल्दी से सारे लोग क्या करेंगे, जल्दी से सभी लोग इनका नाम जो है वो यहाँ पर हमें लिख करके क्या कर देंगे, लिख के कमेंट में डाल देंगे। सो किसने लिखा है बेटा ये चैप्टर? ये चैप्टर लिखा गया है जैक JACK फिनी। ठीक है, FN, हाँ, जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। इस चैप्टर को आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग कमेंट सेक्शन में हमारे राइटर का नाम जल्दी से भेज दीजिए। राइटर का नाम जल्दी से लिख दो, ताकि आपको यहीं पर इसी क्लास के अंदर सारी चीजें याद हो जाए। कौन है हमारे राइटर, क्या उनका नाम है ना। राइटर का नाम बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आंसर अगर लिखना चाहते हो बेहतर तरीके से, देखो आंसर लिखना और लप्पू से नंबर लाने हैं तो फिर राइटर का नाम याद मत करो। आंसर लिखना है और प्रॉपर जितने नंबर का पूछा गया है उतने पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आने हैं। तो राइटर का नाम लिखिए, आपका आंसर बेहतरीन बन जाता है उससे। ठीक है, तो जैक फिनी हमारे राइटर का नाम है, हमारे लेखक का नाम है। और इसी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा क्या, इसी के साथ वी आर स्टार्टिंग विद आवर डे 14 टॉपिक नंबर 14 द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, जो कि है क्या, जो कि है एक फुल ऑन सस्पेंस थ्रिलर। मतलब क्या बोलेंगे, क्या अर्थ है सस्पेंस थ्रिलर? सस्पेंस यानी कि साइंस फिक्शन, सस्पेंस है इसमें, थ्रिलर है इसकी, है ना, और साइफाई बेसिकली। ठीक है, यानी कि साइंस फिक्शन, यानी कि इसके अंदर दिखाया जा रहा है एक ऐसे टॉपिक के बारे में। फिक्शन यानी कि इमेजिनरी, साइंस का उपयोग करते हुए कुछ काल्पनिक एक कहानी बनाई गई है। इसमें दिखा रहे हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, कि आप समय में पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, यानी कि ना आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, बेसिकली ये दिखा रहे हैं। अब ये जो कहानी है लिखी गई है जैक फिनी के द्वारा। जैक फिनी साहब जो हैं वो सबसे ज्यादा फेमस ही इसके लिए हैं। उनके द्वारा लिखी गई कितनी सारी किताबों के ऊपर मूवीज बन चुकी है, लोगों को बड़ी पसंद आती है, क्योंकि सारे के सारे जो है ना ये जो किताबें लिखते हैं ये सारी साइंस फिक्शन के ऊपर थ्रिलर बुक्स लिखते हैं। यानी कि पढ़ोगे तो तुम ऐसे पढ़ते रह जाओगे, तुम्हें मजे से आने लग जाएंगे, भाई अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब वैसा एकदम ना दिल दहला देने वाली कहानियां लिखते हैं ये। अब ऐसी ही एक कहानी आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस कहानी में क्या होता है क्या नहीं, कहानी में क्या है क्या नहीं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा जो कहानी है ये किसके बारे में है। तो बेटा ये जो कहानी है, ये कहानी है हमारे लेखक ने लिखी है कहानी एक आदमी के बारे में, जो कि है चार्ली। चार्ली आप लगा सकते हैं 31 साल का एक आदमी है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या दिखा रहे हैं, जिसके बारे में बताते हैं कि वो ना कहता है, वो इस बात का दावा करता है कि मैं एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जो जगह असलियत में जिंदगी में है ही नहीं। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो चार्ली है, ये कहानी लिखी गई है जैक फिनी के द्वारा, लेकिन कहानी का जो मेन किरदार है वो है चार्ली, जिसकी शादी हो चुकी है, जो कि जिसकी वाइफ का नाम है लुइजा। अब चार्ली इस कहानी में दावा करता है कि भाई मैं ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है ना न्यूयॉर्क में, सच में है ये स्टेशन,
ठीक है। तो ये जो न्यूयॉर्क में, पर ये कहानी सच्ची नहीं है, इतना याद रखना, कौन टाइम ट्रैवल कर सकता है यार। लेकिन जो स्टेशन है, मैं इस स्टेशन के 3rd लेवल पे जा पहुंचा। लेवल का मतलब क्या है ना, फ्लोर होता है ऊपर, ऊपर की ओर। जब आप ऊपर की ओर जाते हैं कि भाई यहां से उठ के ऊपर गए 1st फ्लोर, यहां से ऊपर गए 2nd फ्लोर, है ना। लेवल होता है नीचे, यानी कि नीचे गए 1st लेवल और नीचे गए 2nd लेवल। अब वहां पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही अंडरग्राउंड लेवल होते हैं, लेकिन चार्ली इस बात का दावा करता है कि भाई मैं तो 3रे लेवल पे भी पहुंच गया। अब सब लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तू 3रे लेवल पे जा ही नहीं सकता, है ही नहीं, कहां चला गया था तू। अब चार्ली केवल इतना नहीं कहता, वो ये भी कहता है कि मैं 3रे लेवल पे पहुंचा, लेकिन 3रे लेवल पे जाकर के मैं टाइम ट्रैवल कर चुका था, मैं समय में पीछे चला गया। अब तो लोग उसे और पागल ठहराने लग गए, तू पागल वागल हो गया क्या, डॉक्टर को दिखा। अब जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसका जो डॉक्टर दोस्त है सैम, वो कहता है कि भाई तुम सच में पागल हो गए हो। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ना दुनिया की जो कठोरता है, जो क्रूरता है, जो दुनिया की इतनी हार्श रियलिटी है, उससे एक्चुअल में एस्केप करना चाह रहे हो, भागना चाह रहे हो। ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है जो तुम्हारे दिमाग ने पैदा कर दिया, क्योंकि वो दुनिया की जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उस वास्तविकता से खुश नहीं है। तो उसने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और उस वास्तविकता से भागने के लिए उसने एक भ्रम पैदा कर दिया है दिमाग में, और उस भ्रम में तुम रह रहे हो, भ्रम में जी रहे हो, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली इसी चीज के बारे में बात करता है। कहानी में क्या होता है, चार्ली सच कहता है या नहीं, वो तो हम अभी जानेंगे, लेकिन कहानी का मुद्दा क्या है, कहानी इसी मुद्दे के बारे में बात करता है, एस्केपिज्म। कहानी का जो हमारा एक्चुअल में थीम है वो क्या है बच्चे, कहानी की जो थीम है वो है एस्केपिज्म। यहां पर ये दिखाना चाहते हैं हमारे लेखक इस कहानी के माध्यम से कि भाई देखो, ये जो एक आदमी है ना, दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा टेंशन है, इतनी चिंता है, इतनी ज्यादा स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, इतनी एंजाइटी है, घबराहट है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा दिमाग है ना, वो इन चीजों से डील कर करके थक जाता है, वो इतना परेशान हो जाता है, वो कहता है बस बहुत हुआ, मेरे को अब नहीं सुननी है सारी चीजें, मुझे एक सुखी शांति से भरपूर एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहां पे मैं थोड़ी देर आराम से बैठ सकूं, हमेशा ये टेंशन ना चलती रहे। और इस चक्कर में होता क्या है, हमारा दिमाग, ये क्षमता होती है एक इंसानी दिमाग की कि वो दिमाग जो है वो रिफ्यूज, यानी कि वो एक शरण ढूंढने की कोशिश करता है, वो एक एस्केप ढूंढने की कोशिश करता है। वो इसके बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप ही कभी सोचो कि आप बहुत परेशान हो जाओ, आप कभी बड़े बड़े आपको लगे कि यार बहुत टेंशन है, यार मेरे को एग्जाम्स की इतनी टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन है, मैं तब से पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, टेंशन हो रही है अलग से इस चीज की, ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि ये करूं कि वो करूं। तो जब हमारा दिमाग एकदम भर जाता है, एकदम भर चुका होता है ना, तब क्या करते हैं हम, तब हमसे कुछ नहीं किया जाता, फिर हम सोचते हैं कि यार थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ, थोड़ी देर किताब बंद करता हूँ, है ना, थोड़ी देर या तो लेट जाता हूँ, सो के उठता हूँ, थोड़ी देर का गैप लेता हूँ, आधा घंटा कोई गाना सुनता हूँ, जा करके फोन में कुछ चला लेता हूँ। कोई सोचता है कि यार इतना ज्यादा परेशान हो गया, जरा बाहर घूम करके आता हूँ। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में जो आपकी रियलिटी है, आप उसके जितनी टेंशन ले रहे हो, जितना स्ट्रेस हो रहा है, उन सब से भागने के लिए आपका दिमाग इतना उब जाता है कि वो अपना कहीं और जो है, वो कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तो यही होता है एस्केपिज्म। अब ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होता है। जब आपको बहुत टेंशन हो रही हो, बहुत परेशानी हो रही हो, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेंगी सब चीजें, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं इतनी टेंशन हो रही है यार, थोड़ी देर सो जाता हूँ यार, मेरे से नहीं झेला जाएगा इतना स्ट्रेस, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, सो के उठता हूँ, फिर देखता हूँ कि इस दिक्कत के साथ कैसे इसको सुलझाया जाए। सो जाते हैं कुछ लोग मेरे जैसे। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं इतना ज्यादा परेशान चल रहा हूँ, थोड़ी देर अपने किसी दोस्त से बात कर लेता हूँ, कुछ और बात करूंगा, इससे दिमाग तो हटेगा, थोड़ा दिमाग तो शांत होगा मेरा, इतनी ज्यादा भड़क हो गई है दिमाग के अंदर। तो आप अपने दोस्तों से बात करने की सोचते हो। कोई बोलते हैं कि यार थोड़ी देर वीडियो गेम खेल लेता हूँ, पबजी खेल लेता हूँ, एक आध को किल करूंगा यहाँ पे, मेरे ऐसे विनर विनर चिकन डिनर हो जाएगा, तो मेरे को थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा, और फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठूंगा, या जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसके साथ बाद में निपटूंगा। अभी थोड़ा सा दिमाग कहीं और लगाते हैं, थोड़ी सी शांति मिलेगी। ये दिमाग की शांति के लिए हम जो अलग अलग चीजों में भागते हैं ना, अलग अलग चीजों की ओर, वो क्या होता है, वो हमारी हॉबीज भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी को गार्डनिंग पसंद हो, तो कोई सोचे कि बड़ा परेशान हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या है, वो ना अपना गार्डनिंग में ही लग जाते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को ड्राइंग पसंद हो, तो अगर जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ तो आप कुछ ना कुछ पेंट करने लग जाते हो, कुछ ड्रॉ करने लग जाते हो, ताकि आप दिमाग जो है कहीं और लगा सको। इसी को कहते हैं एस्केपिज्म। अब हमारे जो यहाँ पर हमारे जो किरदार है चार्ली, यही बताया जा रहा है कि भाई देखो कि ये आदमी भी इस दुनिया की वास्तविकता से, इस भाग दौड़ की जिंदगी से, इन सब परेशानियों से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो अब उसका दिमाग भागने की कोशिश कर रहा है, उसका दिमाग कहीं और अपने आप को शांति ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और उसको वो समय बड़ा याद आता है जिस समय पर वो छोटा था, है ना, और उसके दादाजी बताते थे, वो गेल्सबर्ग में रहता था और वहां पर वो स्कूल जाया करता था। और उस समय पर उसके जो दादा थे वो भी बताया करते थे कि भाई पहले का समय बड़ा शांत था,
लोग अपने घरों के बाहर, बड़े बड़े घर थे, भीड़ भड़ाका कम था, बहुत ताज़ी हवा थी, लोग अपने घरों के बाहर आंगन में बैठा करते थे, आदमी लोग सिगार पीते थे, औरतें जो है हाथ वाले पंखे से हवा करती रहती थी, जुगनू घूम रहे होते थे, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पेड़ ना, सब कुछ शांति, बहुत अच्छा माहौल था। तब ना तो जंग थी, ना तो कोई लड़ाइयाँ थी, सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहते थे। अब कहीं न कहीं आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है कि सब लोग उन उन दिनों को याद करते हैं, सब चाहते हैं कि थोड़ा-सा शांति, थोड़ी-सी पीस हमको मिल सके। अब यही क्या होता है, अब इसी चीज़ को जो चार्ली है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा याद करता है, उसके मन में कहीं न कहीं कोने में ये चीज़ रह जाती है। और वही जो है ना, वही चीज़ उसको दिमाग जो है उस वही भ्रम पैदा कर देता है कि भाई तू ना एक ऐसी जगह पे जा पहुँचा है, अब यहाँ से अगर ट्रेन पकड़ेगा तो तू कहाँ जा पाएगा, तो तू पुराने समय में जा पाएगा और वहाँ पे शांतिपूर्वक एक ज़िंदगी बिता पाएगा। अब ये भ्रम उसको हो जाता है। कहानी शुरू कैसे होती है, वो मैं अब आपको पढ़ाना चालू करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको इस चैप्टर की थीम समझ में आई? आपको इस चैप्टर में समझ में आया कि चैप्टर कर क्या रहा है? चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है? चैप्टर बात कर रहा है एस्केपिज्म के बारे में। कैसे लिखेंगे बेटा? एस्केप लिखेंगे। एस्केपिज्म। एस्केपिज्म के बारे में ये चैप्टर बात कर रहा है, ठीक है? हमारे दिमाग की क्षमता, चीज़ों से भागने की, दूर भागने की जो क्षमता होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर एक और आप देखो, यहाँ पर आप एक और इसका ना वो निकाल सकते हो, क्या कहेंगे हम इसको, एक और थीम आप निकाल सकते हो कि ये क्या है? ये ना एक एंटरटेनिंग सी टाइम ट्रैवल की स्टोरी है, जिसके अंदर आप कैप्चर जो ना एक इमेजिनेशन के बारे में बात करता है कि एक इंसान की इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा दूर तक जा सकती है, ठीक है? अब कहानी जो है वो शुरू होती है कहाँ से? अब कहानी जो है हमारी इस तरीके से शुरू होती है। मैं आपको कहानी शुरू करती हूँ सुनाना। पहले तो मुझे ये बताओ, आप सारे के सारे तैयार हो कि नहीं, कहानी आपको पढ़ानी शुरू करें या नहीं? थीम समझ में आया सब लोगों को अच्छे से कि क्या कहानी में बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, क्या है सारी चीज़ें, है ना? एस्केपिज़्म के बारे में बात हो रही है। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि हमारा चार्ली कहता है कि यार देखो, मैं कसम खा कर के कहता हूँ कि 3 हैं। लेकिन सारे के सारे जितने भी न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के और बाकी सभी जगहों के जो सारे के सारे प्रेसिडेंट्स हैं, वो टाइम टेबल के ऊपर कसम खा करके कहते हैं कि केवल 2 ही हैं। अब यहाँ पे 3 है, 2 है, ये क्या चल रहा है? तो असल में हमारा जो लेखक नहीं, हमारे जो नरेटर हैं, यानी कि जो कहानी सुना रहे हैं, चार्ली जो हमारे हीरो हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं कसम खा करके कहता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3-3 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल पे अंडरग्राउंड, फिर नीचे उतरोगे तो और सेकंड लेवल अंडरग्राउंड और थर्ड लेवल भी है। लेकिन जितने भी यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जितने प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जितने भी ये लोग हैं, सबके सब ना टाइम टेबल के स्केड्यूल पे कसम खा करके बोल रहे हैं कि यहाँ पे केवल 2 ही लेवल है, तीसरा लेवल है ही नहीं यहाँ पर, यानी कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। 3 ही अंडरग्राउंड लेवल पे आप जा सकते हो, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। लेकिन चार्ली कहते हैं कि यार मैं नहीं मानता इस बात को, मैं गया हूँ, मैंने वहां जाकर के देखा है। चार्ली कहते हैं कि चलो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि असल में हुआ क्या था, कि मैं हूँ 31 साल का और मेरा नाम क्या है, और मेरा नाम है चार्ली, ठीक है? अब मैंने एक बार गलती से कहाँ जा पहुंचा, मैं एक बार गलती से जा पहुंचा हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे। अब मैं जब ये बात लोगों को बताता हूँ तो लोग इस पे भरोसा नहीं करते और मैं समझता हूँ कि लोग मुझे पागल बोलते हैं कि अभी पागल है क्या यार, सेकंड लेवल तक ही है, नीचे तो और कुछ है ही नहीं, तो तू कहाँ जा पहुंचा? अब इस पर मैं जानता हूं मैंने क्या देखा था, और इसी वजह से मैं अपने दोस्त के पास भी चला गया जिसका नाम है सैम, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। मैंने जब उसको जाकर के बताया तो वो मुझसे कहने लग गया कि मैं ना, भ्रम हो गया है मेरे को, मैं दुनिया की वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सुनकर के मेरी वाइफ को बड़ा गुस्सा आ गया, वो कहने लगी तुम किससे भाग रहे हो, मेरे से भागने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम ना खुश हो मेरे साथ। तो सैम ने फिर वहां पे उनको समझाता है कि नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है, या आपके साथ ना खुश नहीं, ये दुनिया की ये जो वास्तविकता है जहाँ पे लड़ाई जंग और सब नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं, इसका दिमाग उनसे परेशान होकर के वहां से दूर भागने की कोशिश कर रहा है और उसने एक भ्रम बना लिया है, जिस भ्रम को ये सच मान बैठा है, जो कि सच नहीं है। तो चार्ली बोलता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मैंने देखा है जब। अब वहां पे उसका जो दोस्त है सैम, वो ये तक कह बैठता है कि भाई ये तेरा बस एक तरीका है, ये जो तेरा दिमाग है वो इतना थक गया है कि वो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रही है, जो तू स्टैम्प कलेक्ट करता है ये भी क्या है, ये भी एक तरीका है तेरा भागने का वास्तविकता से। अब ये बात चार्ली अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि यार मैंने देखा है सच में थर्ड लेवल। उसके दोस्त कहते हैं कि अरे यार तू पागल है क्या, तूने सैम की बात नहीं सुनी, सैम एकदम सही कह रहा था, तू एकदम पागल हो गया, तेरा दिमाग क्या है, तेरा दिमाग ना कहीं इस दुनिया की वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहा है। और देखना तू ये स्टैम्प कलेक्ट करता रहता है, क्या है इसका मतलब स्टैम्प कलेक्ट करने का, ये भी तो एक वही तरीका है ना कि तू दुनिया की वास्तविकता को हटा करके अपने किसी हॉबी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें इंटरेस्टेड रहता है, उसी में घुसा रहता है। ये जरिया है तेरा बस बच के भागने का वास्तविकता से। अब यहाँ पे चार्ली बोलता है कि यार ये मेरा जरिया वास्तविकता से बच के भागने का कैसे हुआ, मेरे दादाजी भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और जिस जमाने में वो रह रहे थे उस जमाने में तो ऐसा कुछ इतनी तो प्रॉब्लम्स थी भी नहीं, दुनिया तो एक बेहतर जगह थी जिंदगी काटने के लिए, फिर क्या वो भी किसी वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहे हैं? अरे हमारे प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करना पसंद करते थे, क्या वो भी वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहे थे? अब ये कहते के साथ हमारा चार्ली कहता है कि चलो मैं बताता हूँ आपको उस दिन हुआ क्या था।
मैं 31 साल का एक आदमी हूँ जिसकी शादी हो रखी है और एक दिन मैं अपनी रात को अपने ऑफिस से निकल रहा था घर, ताकि जल्दी पहुंच पाऊं अपने घर पर। अब मैंने सोचा कि बस लेंगे लेट हो जाएगा, तो इस चक्कर में क्या करते हैं, ट्रेन ले लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी भागते हुए पहुंचा कहां पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अब जैसे ही मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मैंने, है ना, एक सीढ़ी में नीचे उतरा, तो क्या हुआ, अब अंडरग्राउंड वो जा रहा है। तो मैं एक सीढ़ी, एक सेट ऑफ स्टेयर्स जो है मैं नीचे उतरा, तो मैं पहुंचा फर्स्ट लेवल पे, जहां से, है ना, जहां से नॉर्मली ट्रेन जो है वो बाकी जगहों के लिए गुजरती है। मैं वहां से उतर करके और नीचे कुछ सीढ़ियां उतरा, मैं सेकंड लेवल पे पहुंच गया। वहां से भी ट्रेन जो है वो बाकी सबअर्बन एरियाज के लिए जाया करती थी। मैंने क्या करा, वहां पे ना एक दरवाजा था ऐसे, मैं उस दरवाजे में से झुक करके निकला और मैं भागा आगे की ओर, और मैंने देखा कुछ और सीढ़ियां थी जो नीचे जा रही थी। मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरा, फिर मैंने एक कॉरिडोर आया, एक लंबा सा रास्ता आया, मैं उस रास्ते पे चल पड़ा। वो रास्ता धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ता चला जा रहा था और नीचे की ओर जा रहा था, नीचे की ओर लेफ्ट की ओर मुड़ता हुआ वो रास्ता जा रहा था। मैं उस रास्ते पे चल पड़ा। उस रास्ते पे मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं तो सोचने लगा कि यार मैं फिर खो गया हूँ, क्योंकि मैं पहले भी खो चुका था। ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, ऐसा लगता है जैसे कि जो पेड़ है ना, पेड़ की जड़ें फैलती चली जाती हैं, इसकी भी जड़ों की तरह ये जो सेंट्रल स्टेशन है, ये भी स्टेशन फैलता चला जा रहा है। नए नए कॉरिडोर, नए नए रास्ते, नए नए दरवाजे बन जाते हैं इस पे हर बार। एक बार पहले भी खो चुका हूँ। एक बार खोया था तो पता नहीं कहां से घुसा और कहां को निकला, इतना दूर जाकर के निकला मैं कि 3 गली छोड़ करके मैं बाहर आया था। एक बार तो इतना इतना भयंकर मैं खोया था कि मैं यहां से घुसा तो था किसी दरवाजे से, लेकिन मैं बाहर निकला तो वो जो रूजवेल्ट होटल है उसके बाहर जाकर के निकला। सोचो, इतना कंफ्यूजिंग है। अब मैं जिस रास्ते पे अब निकल पड़ा था, वो रास्ता भी मेरे को ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते में मुझे एक इंसान नहीं दिखा, एक परिंदा पर नहीं मार रहा था। मुझे केवल अपने पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। बट वो रास्ता मुझे जहां लेकर के जा रहा था, मैं चलता चला गया, चलता चला गया। फिर मैंने एकदम से उस रास्ता जो है एकदम से लेफ्ट की ओर मुड़ा, मैं भी वहीं पे मुड़ा, चलता चला गया। और आगे जाकर के मेरे को समझ में आया कि थोड़ी सी आवाज आ रही है। और जैसे ही मैं वो रास्ता जब खत्म हुआ, तो वो रास्ता कहां जाकर के खुल गया, वो रास्ता खुल गया एक नई जगह पर जाकर के। मैं उस जगह को पहचान नहीं पाया। मैंने ध्यान से देखा तो वो जगह जो है वो बड़ी डिम सी थी, वहां पे बड़ा ज्यादा उजाला नहीं था, वहां पे लाइट बड़ी जलबुझ हो रही थी। तो मैंने ध्यान दिया तो मशाले जल रही थी आसपास। और मशाले ही नहीं, बल्कि मैंने और थोड़ा सा ध्यान दिया तो वहां का माहौल बड़ा अलग था। मेरे को लगा कि शायद ये सेकंड लेवल है, पर फिर मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि ये सेकंड लेवल नहीं है, तो दूसरा ही लेवल है। क्योंकि सेकंड लेवल ऐसा नहीं दिखता। सेकंड लेवल और इस लेवल में फर्क था। इस लेवल के ऊपर जितने भी जो कमरे थे वो छोटे छोटे थे, और ट्रेन गेट जो थे वो बड़े ही कम थे। सेकंड लेवल पे ज्यादा ट्रेन गेट्स थे और कमरे भी बड़े थे, यहाँ छोटे कमरे, कम ट्रेन गेट। और ऊपर से जो इनका सूचना बूथ यानी कि इंफॉर्मेशन बूथ है वो बीचों बीच था, और लकड़ी का बना हुआ था, बड़े पुराने जमाने का लग रहा था। और वहां पर अंदर एक आदमी भी खड़ा हुआ था। फिर अचानक से मैंने देखा कि मेरे आंखों पे थोड़ी सी रोशनी आई। मैंने देखा तो एक आदमी दूर जो है वो अपने जेब में से एक पॉकेट वॉच निकाल रहा है। ये घड़ियां बहुत पहले के जमाने में चला करती थी, और वो सोने की घड़ी में से अपना टाइम देखता, उसे वापस रख देता। फिर मैंने देखा कि वो आदमी ने बड़े पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे हैं, ये बड़ी बड़ी मूछें हैं, यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कलमें हैं उसकी, ये सब तो पहले के जमाने में फैशन चलता था। फिर मैंने देखा कि वहां पे एक औरत भी है, जिस औरत ने बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे हैं भाई, जो आज के जमाने में कोई औरत नहीं पहनती, वो कपड़े उसने पहन रखे हैं। मैं देख करके हैरान रह गया। फिर जितने मुझे समझ में आने लगा, मेरे को तब समझ में आया कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर ब्रास के थूकदान है, यहाँ पे सब कुछ चीजें बदली बदली सी हैं, ये आज के जमाने का तो कुछ लग ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि पता करने के लिए, वहां पर एक आदमी था जो क्या बेच रहा था, न्यूज़पेपर। तो मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर पे जाकर के देखूं कि भाई तारीख कौन सी लिखी है। तो मैंने जैसे ही जाकर के देखा तो वहां पे 1894 की तारीख लिखी हुई थी, और वहां पे जो पहले पेज पे खबर थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी, और वो जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था द वर्ल्ड। अरे ये न्यूज़पेपर कितने सालों पहले आना बंद हो चुका है। और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड तो आज के जमाने के प्रेसिडेंट है ही नहीं, तो बहुत पहले थे। यानी कि ये जो दुनिया है जहां पे मैं आ चुका हूं, ये अभी 21वीं सदी नहीं है, ये कोई पुरानी सदी है। और लोगों के पहनावे और तौर तरीकों को देख करके भी लग रहा था जैसे कि पता नहीं मैं पुराने जमाने में चला गया हूं। अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने जैसे ही सोचा कि 1894 है, तो मुझे एकदम से याद आया कि 1894 अगर मैं टाइम ट्रैवल कर चुका हूं, तो 1894 तो एक बहुत ही बढ़िया टाइम है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि इस समय पर कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, सब कुछ शांत था, दुनिया बहुत अच्छी जगह थी। और हमेशा से मैं और लुइजा हम घूमना चाहते थे, लेकिन 21वीं सदी में इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम घूम ही नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, 1894 में तो सब कुछ चीजें सस्ती रही होंगी, तो जाकर के मैंने सोचा चलो ट्रेन की टिकट जो है वो ले लेता हूँ। और मैंने जाकर के जो ट्रेन का जो काउंटर है, काउंटर पे मैंने बोला कि भाई मुझे 2 टिकट्स दे दीजिए। कहाँ के लिए? गेल्सबर्ग के लिए। मैंने अपने दादाजी ने मेरे को बताया था 1894 में बड़ा अलग माहौल था गेल्सबर्ग का, बड़ी शांत जगह थी। मैंने सोचा क्यों ना घूम के आया जाए। तो मैंने जैसे ही उससे 2 टिकट मांगी, उसने मेरे को टिकट्स दी, और जैसे ही मैं उसे पैसे देने लगा तो उसने, एक आदमी ने जो काउंटर पे खड़ा था, उसने पैसों को देखा और उसने कहा, अरे ओए, मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम? ये क्या दे रहे हो? ये पैसे नहीं है।
तुम बुद्धू बनाओगे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, पकड़ लूंगा मैं तुमको, यहीं पुलिस को बुला लूंगा। तो एकदम से चार्ली कहते हैं कि फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब कितना ही अच्छा समय हो 1894, लेकिन हाँ, जेल में बंद होने के लिए अच्छा समय नहीं था वो, है ना। जेल में बंद होना तो कभी के लिए भी अच्छा समय नहीं है। तो फिर एकदम से चार्ली को समझ में आया कि अगर मेरा टाइम बदल चुका है, मैं 1894 में आ चुका हूं, तो 1894 के हिसाब से करेंसी अलग थी, नोट अलग तरीके के चलते थे। ये आजकल के जमाने के नोट थोड़ी यहाँ चलने वाले हैं। तो चार्ली जो है वो वापस से भागा, वहां से बाहर निकला और उसने क्या करा, और उसने जा करके नोट बदलने की कोशिश करी। उसने जा करके, उसके पास जितनी जमा पूंजी थी, उसने वो सारी की सारी जमा पूंजी निकाली और वो एक ऐसी दुकान पे गया जो दुकान नए नोट के बदले में पुराने नोट बेचा करती थी। उसने जाकर के पुराने नोट ले लिए। अब उसने जाकर के फिर से स्टेशन पे जाकर के उसने जब देखा थर्ड लेवल, उसे मिला ही नहीं। ढूंढता रह गया, मिला ही नहीं। अपनी बीवी को जाकर के बताया कि लुइजा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो लुइजा टेंशन में आ गई। उसने कहा कि सुनिए, अब आप दोबारा वहां मत जाना, अब आप छोड़ दो ये जो थर्ड लेवल को पागलों की तरह ढूंढ रहे हो, नहीं है ऐसा कुछ भी, आप छोड़ दो इसको, ढूंढना बंद करो। तो कहता कि मैंने ढूंढना बंद कर दिया एक टाइम के बाद। पर फिर ना कुछ अटपटा सा हुआ। एक दिन मैं बैठा हुआ था, बैठे बैठे मेरे को स्टैम्प कलेक्शन की आदत तो है ही, मैंने जब अपना कलेक्शन खोल करके देखा तो मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां से सारी चीजें बदल गई कहानी में। फर्स्ट डे कवर वो होते हैं जब नया नया कोई स्टैंप इशू होता है तो मार्केट में वो स्टैंप आप यूज करते हैं। जब वो स्टैंप, अगर नया नया स्टैंप गवर्नमेंट ने छापा है, जब तक उसे यूज नहीं करेंगे तो वो हमारी रोजमर्रा की, है ना, साइकिल का हिस्सा नहीं बनेगा। तो इसलिए जब जो लोग हैं जो स्टैंप कलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट डे कवर जो है उसको ले लेते हैं, उस स्टैंप को खरीदते हैं, उस स्टैंप को किसी खाली कागज के ऊपर, खाली कागज को डालते हैं एनवेलप में, एनवेलप के ऊपर वो स्टैंप लगाते हैं और वो खुद ही को मेल कर देते हैं। ताकि वो बस क्या है, वो बस एक जरिया है ताकि आप उस स्टैंप को यूज करना स्टार्ट करो, ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो रोज उसकी साइकिल में आने लग जाए और लोग उसे यूज करें। उसने कहा ये तो फर्स्ट डे कवर होते थे, लेकिन मैंने एक फर्स्ट डे कवर देखा जिसका पता क्या था, जिसका पता था वो मेरे दादाजी के घर पे किसी ने भेजा हुआ था। वो मेरे दादाजी के घर पे किसी ने गेल्सबर्ग में भेजा हुआ था। मैंने उस एनवेलप को खोल के देखा। अब ये एनवेलप ना मेरे को एकदम नया लगा, क्योंकि आज से पहले मैंने ये एनवेलप कभी देखा नहीं था, ये मेरे पास कहां से आ गया। जब मैंने खोल के देखा किसी ने मेरे दादाजी के पते पे ये भेजा हुआ था, तब मैंने खोल करके जब उसमें से खत निकाला तो उसमें लिखा भी हुआ था, लेकिन वो खत मेरे नाम पर था मेरे दादाजी के पते पर, लेकिन वो खत जो है वो चार्ली के लिए था, यानी कि वो मेरे लिए था। जब मैंने पढ़ा तो वो खत था सैम की तरफ से। सैम ने मुझे बोला कि चार्ली तुम सही कह रहे थे, थर्ड लेवल सच में है और मैं पहुंच चुका हूँ गेल्सबर्ग, बड़ी प्यारी जगह है। अब चार्ली को समझ में आया कि गेल्सबर्ग के बारे में तो वो हमेशा से बताया करता था सैम को, और सैम को बड़ा मजा आता था सुन करके कि अरे वाह, गेल्सबर्ग इतनी प्यारी जगह थी उस पुराने जमाने में। और अब सैम खुद ही बोल रहे हैं कि भाई मैं गेल्सबर्ग पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पर गाने गा रहे हैं, मुझे किसी ने नींबू पानी पिलाने के लिए पीने के लिए बुलाया भी है अपने वहां पे नीचे घर के पास। मैं जाने वाला हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ, मिलेंगे हम यहीं पर। सैम को बड़ा समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हो गया। फिर चार्ली को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, सैम कहाँ जा पहुंचा। तो चार्ली ने क्या करा, चार्ली ने जा करके पता किया, उसी दुकान पर गया, क्योंकि चार्ली समझ चुका था कि देखो सैम जो है वो साइकियाट्रिस्ट है, और साइकियाट्रिस्ट उस जमाने में कोई प्रोफेशन होता ही नहीं था, लोगों को नहीं लगता था कि दिमाग के भी डॉक्टर होते हैं। तो उसने सोचा कि उस जमाने में तो इसका धंधा चलेगा नहीं भाई, इसने कुछ तो किया होगा, इसने पैसे तो बदले होंगे, ये कैसे चला गया वहां पर, इन पैसों से तो नहीं जा सकता, इसने पुराने पैसे लिए होंगे। तो सैम जो हमारा चार्ली है वो दोबारा से उस दुकान पे जाता है और पता करता है कि भाई कोई आदमी आया था कि तुमसे पुराने पैसे खरीदने। तो वहां से उसे पता चलता है कि सैम ने खूब सारे पैसे जो है वो बदलवाए हैं, आज के जमाने के पैसे देकर के पुराने जमाने के पैसे लिए हैं। अब उसे वहां से पता चलता है कि भाई ये पैसे लेकर के वहां जा चुका है और वहां पर रह रहा है। लुइजा और जो चार्ली है वो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि भाई सच में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और सैम वहां जा पहुंचा तो कैसे जा पहुंचा। और यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, देखो सैम जो है, अब यहां से अब सोचते हैं सब लोग कि मैम सच था कि गलत था, सैम सच में पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। तो खुद ही सोचो ना आप कि टाइम ट्रैवल क्या पॉसिबल है, क्या सच में टाइम ट्रैवल हो सकता है? नहीं। जाहिर सी बात है, जिस वास्तविकता से चार्ली कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा था, उसका दिमाग भागने की कोशिश कर रहा था, उसी वास्तविकता से तो सैम भी भागने की कोशिश कर रहा था ना। सैम को पूरे दिन ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी दुख भरी बातें उसके पास लेकर के आते हैं, अपने दुख उससे बांटते हैं, डॉक्टर होने के नाते अपने दुख बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी टेंशन बताते हैं। तो वो सैम उन सबकी बातें सुन करके कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा क्या था, परेशानी में रहता था, स्ट्रेस था, वरिड था, एंजाइटी होती होगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है वो भी भागने की कोशिश कर रहा था, एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, और वो भी उस भ्रम में जीने लग गया, वो भी उस भ्रम का शिकार बन गया। और यहां पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो ये है हमारी प्यारी सी कहानी, और इस कहानी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं वो क्या बनते हैं, इस कहानी के जो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं कि बेटा आपसे पूछा जाता है कि भाई कैसे हमारा चार्ली को ये समझ में आया कि ये जो लेवल है, ये लेवल
सेकंड नहीं थर्ड लेवल है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो ये बनता है कि कैसे चार्ली को पता चला कि भाई ये सेकंड लेवल नहीं है जहां पे वो आ गया है, ये तो थर्ड लेवल है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए थर्ड लेवल कैसा दिखता था और कैसे चार्ली ने थर्ड लेवल और सेकंड लेवल के बीच में फर्क बताया। पूरा थर्ड लेवल कैसा दिखता था वो आपको पता होना चाहिए। उसने उसने लोगों को कैसे कपड़े पहने हुए देखा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और उसने वहां पर जाकर के न्यूज़पेपर में क्या क्या देखा, उसे क्या क्या पता चला, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या डिस्कवरी करी थी चार्ली ने और कैसे करी थी? तो आप बताओगे कि चार्ली जो है ना, सभी को पता है, ये तो कॉमन नॉलेज है, ये तो कॉमन नॉलेज है कि भाई वहां पे केवल 2 लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, लेकिन हमारा चार्ली कहता है कि नहीं 3 है। वो एक बार अपना रास्ता खो गया था, और जब वो रास्ता खो गया था, वो रास्ता ऐसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बहुत बार खो चुका था, और इस बार भी उसको लगा कि वो रास्ता खो चुका है, और चलते 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 जब वो एक कॉरिडोर पे जा पहुंचा, जो कॉरिडोर नीचे की ओर झुकता हुआ जा रहा था और लेफ्ट की ओर मुड़ रहा था, तो क्या हुआ, तो वो एकदम से एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां जो जगह उसको बहुत अजीब सी दिखी। जो जगह उसे कैसी लगी? जो जगह उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तीसरे ही लेवल पे आ गया है, ये कोई नई जगह है जो बहुत पुराने जमाने के जैसी दिख रही थी। ठीक है, अब आप ये भी बता सकते हो कि वो दिखने में थोड़ी बहुत कैसी थी, ठीक है? और ये बताते के साथ आप बताएं कि उसके बाद उसने जब पता किया तो उसे पता चला कि वो 11 जून 1894 के टाइम पे पहुंच चुका था। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो कहां पे उसने उसने किस चीज की खोज करी और कैसे करी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा वो कैसे थर्ड लेवल पे जा पहुंचा, है ना? आपको ये पता होना चाहिए कि वो थर्ड लेवल पे जाकर के कैसे पहुंचा। उसने पहले कौन से दरवाजे से पहले फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, मतलब फर्स्ट फ्लोर नहीं, वो सीढ़ियां उतर के फर्स्ट लेवल पे पहुंचा, फिर वहां से उसने सीढ़ी उतर के सेकंड लेवल पे पहुंचा, फिर दरवाजे से डक करके गया। तो वो आपको प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगला सवाल क्या है, इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा कि चार्लीज फ्रेंड, व्हाट डिड चार्लीज फ्रेंड एंड डॉक्टर से अबाउट द थर्ड लेवल। चार्ली के दोस्तों ने और डॉक्टर ने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा, और उसकी बीवी ने कैसे रिएक्ट किया, और चार्ली का क्या रिएक्शन था। तो डॉक्टर ने और चार्ली के सभी दोस्तों ने कहा कि भाई तू खुली आंखों से सपने देख रहा है, तू ऐसा सपना देख रहा है जो तू चाहता है कि पूरा हो जाए, है ना? तो इसको हमने क्या यहाँ पे देखा है, वेकिंग ड्रीम अ विश फुलफिलमेंट। ये आपको बेटा, ये आपका कीवर्ड है, ये आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे कि क्या बताया था उन्होंने, बताया था कि ये क्या है बेटा, ये है एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि तुम एक खुली आंखों से सपना देख रहे हो जो तुम चाहते हो कि पूरा हो जाए। और यही बात कौन कहता है? यही बात डॉक्टर कहता है। और फिर चार्ली के जो दोस्त हैं, है ना, डॉक्टर ये भी कहते हैं कि क्योंकि तू अनहैप्पी है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर चार्ली का जो दोस्त है वो बोलता है कि नहीं नहीं भाभी, आपके साथ अनहैप्पी नहीं है, ये अनहैप्पी है आधुनिक दुनिया के इन लोगों से, लोगों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज हैं, लोग इतने डरते हैं, इतने एंशियस हैं, इन सब से इतना स्ट्रेस भरा हुआ है हमारी इस दुनिया में कि जो दिमाग है वो इसका भागने की कोशिश कर रहा है। और उसके दोस्त भी इस चीज को लेकर के सहमति दिखाते हैं कि चार्ली का जो स्टैंप कलेक्शन है, ये जो उसकी हॉबी है, ये भी क्या है, ये भी एक जरिया है जिससे वो थोड़े समय के लिए अपनी वास्तविकता से, वास्तविक जिंदगी से दूर भागता है, ठीक है? अब आप यही बताओगे कि चार्ली को अब क्या लगता है। अब लास्ट में पूछा ना चार्ली का क्या रिएक्शन, चार्ली को लगता है कि ये बहुत फालतू की बात है ना? चार्ली बोलते हैं कि अरे बात बताओ, कितने सारे लोग हैं, है ना, इतने सारे लोग हैं, वो कभी, उनकी सबकी हॉबीज होती हैं, वो कभी थर्ड लेवल पे क्यों नहीं पहुंचे, मैं ही क्यों पहुंचा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि मेरे जो दादाजी थे उनको भी स्टैम्प कलेक्शन पसंद था, है ना? वो कहते हैं कि भाई उन लोग को भी पसंद था, और उनके जमाने में तो इतना ऐसी कोई दिक्कत थी भी नहीं दुनिया में, इतना स्ट्रेस था भी नहीं, फिर वो भी क्या एक जरिया था एस्केपिज्म का? नहीं ना। तो वो यही आर्ग्यूमेंट पेश करता है, ठीक है बच्चे? इसके बाद जो अगला सवाल आता है, वो अगला सवाल क्या होगा, एक सेकेंड, अगला जो सवाल आता है वो सवाल आता है कि थर्ड लेवल पे पहुंचना एक कोइंसिडेंस था, उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था चार्ली के साथ कि वो अपना रास्ता खोया था। अब आप बताएंगे कि कितनी बार वो रास्ता खो चुका है। वो ऐसा नहीं है थर्ड लेवल पे पहुंचना चाह रहा था, वो तो गलती से पहुंच गया, पहले भी रास्ता खो चुका था वो। तो आप बताओ कि एक दिन क्या हुआ कि वहां पे देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में इतने दरवाजे, इतने सारे कॉरिडोर्स हैं कि चार्ली बहुत बार खो चुका है। आप बताओ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से हजारों बार उसने, सैकड़ों बार उसने आना जाना किया है, लेकिन वो हर बार कहीं ना कहीं नए दरवाजे, नए हॉलवे में पहुंच जाता है। उसका ये तक मानना है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कि एक पेड़ है जिसकी शाखाएं, जिसकी जड़ें फैलती चली जाती है, वैसे ही इसमें से नए नए कॉरिडोर और नए नए दरवाजे निकलते जा रहे हैं। एक बार वो अंदर घुसा था एक टनल के, 1 मील चलने के बाद वो लॉबी, रूजवेल्ट होटल जो है उसकी लॉबी में बाहर निकला। एक बार वो ऐसा खोया कि ऑफिस में से घुसा था, लेकिन 3 गली दूर जाकर के बाहर निकला। इतना इतना ट्विस्टिंग और इतना कंफ्यूजिंग सा है हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और जिस दिन वो थर्ड लेवल पे जहां पहुंचा, उस दिन भी वो घर जाने की कोशिश कर रहा था। वो फर्स्ट लेवल से उतरा, जहां से ट्रेन जो है वो 21-20वीं सदी में जाती थी, कहाँ, है ना, बाकी सभी जगहों के लिए।
और वैसे ही वो जब दूसरी सीढ़ियां उतरा तो दूसरी सीढ़ी उतरने के बाद वहां से जो ट्रेन है वो सबअर्बन्स के लिए जाती थी। उसके बाद एक दरवाजे में से निकला और फिर वो एक नए सबवे यानी आप कह सकते हो एक नए हॉलवे में से गुजरने लगा, तो धीरे धीरे गलती से वो जा पहुंचा कहां, गलती से वो जा पहुंचा थर्ड लेवल पे। इस तरीके से वो जा पहुंचा, ऐसा नहीं है वो थर्ड लेवल को ढूंढ रहा था। ठीक है, अगला सवाल है कि कैसे थर्ड लेवल जो है वो बाकी लेवल से अलग था। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। थर्ड लेवल कैसे बाकी सभी लेवल से अलग था। जो थर्ड लेवल था वो बहुत ज्यादा छोटा था, यहाँ पे बहुत कम टिकट विंडो थी, ट्रेन गेट भी बहुत कम थे, इंफॉर्मेशन बूथ बीच में था और लकड़ी का था और पुराने जमाने का था। जो आदमी था वहां पर इंफॉर्मेशन बूथ में उसने हरे रंग के है ना आई शेड पहने हुए थे और लंबा सा ब्लैक कलर का स्लीव क्या पहन रखा था, ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था। ठीक है, वहां पे जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी यानी कि वहां पर मशाले जल रही थी जिनकी वजह से रोशनी आ रही थी और वो बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रही थी, जल बुझ रही थी। ठीक है, वहां पे ब्रास के थूकदान थे जमीन पर और जो लोग हैं उन्होंने भी 1890s के जमाने के कपड़े पहने हुए थे। तो ये सारी चीजें बहुत अलग थी उनके उनके इतने, उसने पहली बार देखा था कि भाई लोगों का फैशन भी बहुत पुराने जमाने का था, लोगों की इतनी सारी दाढ़ी और ऐसे इतनी बड़ी साइड बर्न्स होते बेटा, ये कलमे, इतनी बड़ी बड़ी कलमे थी लोगों की है ना, और उन्होंने ऐसे अजीबो अजीब मूछें रखी हुई थी। चार्ली में एक आदमी को भी देखा जिसने अपने वेस्ट पॉकेट में से एक सोने की घड़ी निकाली जो कि आज के जमाने में चलती नहीं, पहले के जमाने में चलती थी और अब तो बंद भी हो चुकी है, एंटीक घड़ी थी वो। और उन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे, आप वो भी बताएंगे। एक औरत को देखा उसने, औरत ने कैसे कपड़े पहने थे वो भी बताओगे। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जितनी चीजें हैं सारी की सारी क्या है, सारा कीवर्ड है, इसको तो ऐसा का ऐसा लर्न करना। देखो मैंने हमेशा बोला कि आपको आंसर बना के लिखने चाहिए, लेकिन हाँ उसने जैसा देखा उसका वर्णन तो आपको वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा। अगर ये सवाल आता है तो यही आंसर लिखोगे आप, इसके अलावा कुछ ऊपर नीचे नहीं। ये सवाल आता है कि भाई कैसे अलग था रेलवे स्टेशन पे थर्ड लेवल और सेकंड लेवल, तो ये तो बेटा देखो जैसा उसने देखा वैसा ही वर्णन करना पड़ेगा, तो वही वर्णन किया है, इसमें अपने आप से कुछ नहीं बना सकते। तो ये आपको ऐसा का ऐसा ही लर्न करना पड़ेगा, समझ गए। चलो अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि किस वजह से चार्ली को यह कंफर्म हुआ कि वो सच में थर्ड लेवल पे है और वो क्यों गेल्सबर्ग जाना चाहता था। तो आप पहले तो ये बताओ कि चार्ली को कैसे कंफर्म हुआ कि वो थर्ड लेवल पे। अरे भाई उसको ऐसे कंफर्म हुआ वो थर्ड लेवल पे कि उसने देखा ना वहां पे लोगों को, सब कुछ बदला हुआ था, सेकंड लेवल जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लोग वहां पे अलग तरीके से कपड़े पहन के थे, दिखने में वो पूरा थर्ड लेवल अलग था, छोटे कमरे थे। ये सारी चीजें पहले बताओ कि कैसे वो अलग था, फिर बाद में बताओ कि वो गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था। ठीक है, तो वो गेल्सबर्ग इसलिए जाना चाहता था क्योंकि, ठीक है, वाई डिड चार्ली विश टू गो टू गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था, है ना। वो गेल्सबर्ग इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसको गेल्सबर्ग का जो टाइम था वो कैसा टाइम था, वो बहुत ही पीसफुल टाइम था, है ना। उस टाइम पे वो जो वहां पे घर कैसे थे, बड़े बड़े घर थे, बहुत बहुत शानदार, उनके आगे बड़े बड़े लॉन्स गार्डन थे, बड़े बड़े पेड़ थे, है ना। और वहां पे शाम और जो रातें हैं वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो बहुत पीसफुल टाइम था, इस वजह से वो वहां जाना चाहता था। तो आप ये प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। और बेटा इसकी क्लैरिटी प्लीज रखना कि थर्ड लेवल कैसा दिखता था। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घूम करके आ सकता है। थर्ड लेवल कैसा दिखता था, थर्ड लेवल बाकी लेवल से कैसे अलग था, थर्ड लेवल पे उसने क्या देखा, ये अलग अलग तरीके से घूम के पूछेंगे, पर बात वही हो रही है थर्ड लेवल का वर्णन। डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए बच्चे। अगला सवाल है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द क्लर्क, क्लर्क ने क्या रिएक्शन दिया चार्ली को और क्यों। क्योंकि चार्ली क्या लेना चाह रहा था, गेल्सबर्ग की 2 टिकट लेना चाह रहा था और उसने जब पैसे दिए तो वो पैसे जो थे वो आज के जमाने के थे, पर चार्ली के अकॉर्डिंग तो वो 1894 में पहुंच चुका है। तो क्लर्क उसको देख करके क्या देख करता है, क्लर्क उसको घूरता है ना, और वो बोलता है कि भाई ये असली पैसे नहीं है, तुम क्या पैसे दे रहे हो मुझको। अब चार्ली को यहाँ पे लगता है कि अच्छा, वो क्लर्क सोचता है कि चार्ली बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, पैसे की जगह कुछ और ही दे रहा है उसको, है ना, नकली नोट दे रहा है। तो चार्ली जो है, चार्ली फिर वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ना कहाँ नहीं जाना है। उसे एकदम से रियलाइज होता है कि यार मैं तो उसे आज के 21वीं सदी के क्या कर रहा हूँ, पैसे पकड़ा रहा हूँ। 18वीं सदी में 1819 के टाइम 1890 के टाइम पर ये पैसे थोड़ी चलते थे। तो उसे समझ में आ गया, वो वहां से चुपचाप निकल बैठता है। ठीक है, क्योंकि जेल में तो कभी भी चले जाओ वो तो अच्छा है ही नहीं, चाहे 21वीं सदी की जेल हुई 1819 की 19 कह रही हूँ 1890 की, तो ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लुइजा और चार्ली को कैसे इस बात पे भरोसा होता है कि थर्ड लेवल सच में है। तो आपको ना सैम वाला पता होना चाहिए, और सैम ने खत में क्या लिखा था बेटा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो लुइजा शुरुआत में तो बिल्कुल टेंशन में आ जाती है कि चार्ली यार कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि चार्ली थर्ड लेवल को ढूंढे। लेकिन कुछ समय के बाद वो रुक भी जाता है, पर होता क्या है, एक दिन ना उसका जो दोस्त है सैम वीनर, वो एकदम से गायब हो जाता है और किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ गया। चार्ली को अचानक से एक एनवेलप मिलता है उसके स्टैम्प कलेक्शन में, जो कि फर्स्ट डे कवर का होता है, और वो उस एनवेलप को पहचान भी नहीं पाता, पहली बार देखता है।
वो एनवलप भेजा गया था किसको, वो खत भेजा गया था उसके दादाजी के घर के पते पर, लेकिन वो खत जो है वो उसको लिखा गया था और उसकी तारीख थी जुलाई 18, 1894 पोस्ट मार्क के हिसाब से। स्टैंप जो है ना, आप बताओगे स्टैंप कैसा था और क्या था, प्रेसिडेंट गारफील्ड की ये सब फोटो वोटो थी और ये सारी चीजें थी। तो यहां से सैम का लेटर जो था, लेटर लिखा गया था किसको, लेटर लिखा गया था चार्ली को, जिसमें वो बता रहा था कि मैं 3rd लेवल पे पहुंच चुका हूं। तो इस वजह से इनको कन्विंस हो जाते हैं, इस वजह से उसको पूरा पूरा भरोसा हो जाता है कि भाई सच में 3rd लेवल है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या साइकियाट्रिस्ट का एनालिसिस जो है चार्ली के डिस्क्रिप्शन को लेकर के 3rd लेवल का, है ना, साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है जब चार्ली बोलता है मैं 3rd लेवल पे पहुंचा, तो साइकियाट्रिस्ट उसको क्या बोलता है, क्या समझाता है। तो यहां पर आप बताओगे कि साइकियाट्रिस्ट का क्या कहना होता है। साइकियाट्रिस्ट कहता है भाई तुम ना पागल हो गए हो, तुम एस्केप करना चाह रहे हो। तो यही आप बताओगे कि जब चार्ली बताता है 3rd लेवल के बारे में कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कैसा था 3rd लेवल, तो उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त कहता है कि भाई ये एक क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। बेटा इसके कहे हुए शब्द यही है, ये कीवर्ड है कि उसका दोस्त इस बात को एक खुली आंखों से देखा हुआ सपना बताता है कि तू खुली आंखों से कैसा सपना देख रहा है जो तू चाहता है पूरा हो, लेकिन हो नहीं सकता, है ना। वो कहता है कि तू क्योंकि जिंदगी में नाखुश है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये बहुत ज्यादा भरी हुई है नफरत से, इनसिक्योरिटी, डर, जंग, वरी, इन सब से, इसलिए तू इन सब से एस्केप करना चाहता है। और चार्ली एडमिट करता है कि भाई देखो जाहिर सी बात है ये जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा तो हो ही चुकी है खराब, कौन नहीं यहाँ से भागना चाहेगा, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही जा पहुंचा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, मैं ढूंढ थोड़ी रहा था एस्केप करने के लिए, है ना। सो वो ये बताता है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आप पूरा सा एक्सप्लेन करोगे। वो ये भी कहता है कि तेरी जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है वो भी एक रिफ्यूज है, ठीक है, लेकिन हमारा चार्ली जो है इससे मानता नहीं है। वो कहता है मेरे दादाजी भी इसको कलेक्ट करते थे, क्या उनके जमाने में तो दिन अच्छे थे, वो थोड़ी किसी चीज से भागना चाह रहे थे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या आपको लगता है कि 3rd लेवल एक जरिया है एस्केप करने का चार्ली के लिए, अगर लगता है तो क्यों। तो बेटा आप हाँ ही बोलोगे, है ना, चैप्टर के अनुसार, क्योंकि सच नहीं है ये, आप यही बोलोगे कि हाँ भाई 3rd लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो एक जरिया है चार्ली का ताकि वो एस्केप कर सके, क्योंकि मॉडर्न जो वर्ल्ड है, हमारे चैप्टर की थीम है, इसके अगेंस्ट थोड़ी चले जाओगे, नहीं तो लेखक की बात थोड़ी काट दोगे, लेखक खुद कह रहा है भाई मुद्दा यही है, तो आप बोलो कि हाँ, क्योंकि जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी दिक्कतें हैं कि एक इंसान जो है वो परेशान हो जाता है और वो कहीं ना कहीं एक भ्रम, हेलुसिनेशन, दिन दहाड़े सपने देखने लग जाता है, भ्रम हो जाता है उसको, है ना। तो इन सभी चक्करों में आप बताएंगे और इसी को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। आपको इन्फर मतलब क्या समझ में आता है, सैम ने जो चार्ली को खत भेजा था, तो आप ये बताओ कि चार्ली ने सैम का लेटर उसे कैसे मिला, उसे सैम का लेटर मिला तो उसे बड़ा अटपटा सा लगा, ठीक है। और ये क्या था, फर्स्ट डे कवर था जो लोग यूज करते थे, है ना, पहले के समय में, ठीक है, एक ब्लैंक पेज के साथ इस्तेमाल किया करते थे। तो आप बताओगे कि यही हुआ था उसके साथ, उसने एक अचानक से उसके स्टैम्प कलेक्शन में उसे एक ऐसा खत दिखा जो खत उसने पहले कभी देखा नहीं था, उसने खोल के देखा तो वो खत जो है वो उसके दादाजी के घर पे भेजा गया था, लेकिन लिखा था चार्ली के लिए, और उस पर तारीख थी 18 जुलाई 1894 की। उसने जब देखा तो उसको ये समझ में आया कि जो चार्ली को ये समझ में आया कि सैम जो है वो कहाँ पहुंच चुका है, सैम जो है वो पहुंच चुका है कहां पर, गेल्सबर्ग में। अब क्या ये सच है, नहीं, है ना, चार्ली की इमेजिनेशन आप कह सकते हो, ये या तो चार्ली की इमेजिनेशन है या सैम खुद क्या कर रहा है, सैम खुद इमेजिन कर रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 10 सवाल खत्म यहाँ पर, और इसी के साथ हमारा 14th डे, चलो 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 चल नहीं रहा है, हमारा जो 14th डे है वो भी होता है खत्म, ठीक है बच्चे, हमारा जो 14th डे है वो भी खत्म हो जाता है इसी के साथ। तो अब आई होप कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर से संबंधित 10 सवाल भी मैंने आपको करा दिए हैं, वो भी आपने अच्छे से कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डे 14th भी खत्म होता है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो 10 सवाल करवाए हैं इसको मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। पीडीएफ्स जो है वो मैं तो शेयर ही कर रही हूँ आप लोग के साथ टेलीग्राम पे, इन पीडीएफ्स को जरूर पढ़ो, इसके अंदर बना, भाई देखो मेरी बहुत मेहनत लगी है इन पीडीएफ्स में, ढूंढ के छांट करके सवाल निकाले हैं, जो सवाल 110% आशंका है उनकी पूरी पूरी कि वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इन सवालों को ना छोड़ें, ये 10 सवाल मैंने भेजे हैं, इनकी लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें, मैंने क्लास में सब समझा दिया है, अब बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, आधा पौना घंटा निकालिए, बस आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बस ऐसा नहीं 10 के 10 सवाल को लिखने की प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन पकड़ो और उसके आंसर को बना करके लिखने की कोशिश करो। जब आपको आंसर बनाना आ जाएगा फिर आप सारे आंसर बना लोगे,
वही वाली बात है ना, साइकिल चलाना सीखो। साइकिल चलानी आ जाएगी तो हर रेस में हिस्सा ले लोगे, है ना। अभी साइकिल चलानी नहीं आती तो ये मत सोचो कि इस रेस की तैयारी करो, उस रेस की तैयारी करो। साइकिल चलाना सीखो, फिर तो कोई भी रेस आए कर लोगे। तो आंसर लिखना सीखो। आंसर लिखने के लिए आधा पौना घंटा दो, जो गलती निकले इसी में से कोई क्वेश्चन उठा लो, अपने आप बनाकर लिखो। फिर चेक करो कि मैम ने क्या आंसर दिया है और मैंने क्या लिखा है, क्या गलती है, कैसे ठीक कर सकता हूं। आपको दोनों का जब फर्क दिखेगा, अपने आंसर का और मेरे लिखे हुए आंसर का, तो आप अपनी गलतियां पहचान पाओगे और उनको ठीक कर पाओगे। तो बेटा बस आधा पौना घंटा निकाल के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और बाकी चीजें तो समझ में आई गई है। और बाकी तो मैं हुई यार, जहां पे अटको तो मेरे से बात करो ना, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी हमारे 15th डे में। भाई सोचो 15वें दिन पे पहुंचने वाले हैं यार हम लोग। ये 75 दिन में से 15 दिन खत्म हो गए, 60 दिन बचे हमारे पास, सिर्फ 60 दिन, लगभग एग्जैक्ट 60 डेज बचे होंगे जब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अब सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, और लाइक करना मत भूलना सेशन का। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।